हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। सब्जेक्ट रहेगा हमारा भूगोल, सेट नंबर है 9। इससे पहले ऑलरेडी हमने 8 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? विकल्प में है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिए, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो नेशनल पार्क अभी चर्चा में है। क्यों है चर्चा में? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत में जन्मी चीता जिसका नाम है मुखी, यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में 5 बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सवाल चर्चा में है। भारत में जन्मी चीता मुखी ने कूनो नेशनल पार्क में 5 बच्चे को जन्म दिया है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, वहीं बात करें यहाँ पे राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में याद रखिए यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है? तो रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है और एक डेजर्ट नेशनल पार्क है। खास करके रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क। वहीं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, कांगेरी वैली नेशनल पार्क के बारे में याद रख सकते हैं, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत का पहला गिलास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? विकल्प में है गंगा, कोसी, गोदावरी, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका गंगा। याद रखिएगा, भारत का पहला गिलास सस्पेंशन का ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण गंगा नदी पर किया जा रहा है और ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर भारत का पहला गिलास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा लाइन याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का सवाल है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बताना है अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? कुबा, रियाद, बाकू, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बाकू। ठीक है, याद रखिएगा, अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू है। कुबा क्या है? कुबा अजरबैजान का एक शहर है, टाउन है। ठीक है, रियाद के बारे में याद रखिए, ये सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल। अगला सवाल है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था? बताना है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था? विकल्प में है 2012, 2014, 2010, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 2010। याद रखिएगा, भारत में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा साल 2010 में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाए जाने वाले डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाए जाने वाले डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल है, अरलम वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बताना है अरलम वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प में है बिहार, राजस्थान, मिजोरम, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य के कन्नूर जिले में स्थित है और ये वेस्टर्न घाट या फिर पश्चिमी घाट क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? बताना है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? विकल्प में है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर सी, तमिलनाडु। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहाँ पे 20 रामसर स्थल हैं। वहीं भारत में दूसरा सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे 10 रामसर स्थल हैं। ठीक है,
तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, जहाँ पे 20 रामसर स्थल हैं, जबकि दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 10 रामसर स्थल शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? विकल्प में है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या फिर पश्चिमी विक्षोभ, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। याद रखिएगा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, यह भी याद रखिए। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। हिमालयी नदियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, हिमालयी नदियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प में दे रखा है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं, ये नदियाँ बाल्यावस्था में हैं, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं हम पहला विकल्प के बारे में। क्या दिया हुआ है? ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये जो नदियां हैं अर्थात हिमालयी नदियां जो होती हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर से दक्षिण की ओर ही प्रवाहित होती हैं, कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो कि पश्चिम से पूरब की ओर भी बहती हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पे पहला कथन आप सही मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दिशा फिक्स नहीं है, लेकिन कह रहा है कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, तो हाँ होती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मान के चल रहे सही है। दूसरा कथन क्या दे रखा है कि ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं, तो ये कथन गलत है, क्योंकि हिमालयी नदियाँ जो है ना, ये बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो ये कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात करें यहाँ पे सी कथन के बारे में कि ये नदियाँ बाल्यावस्था में है, तो ये कथन सही है। ठीक है, हिमालयी नदियाँ जो हैं ये बाल्यावस्था में है, ये कथन सही है। अब बात करें यहाँ पे कि बाल्यावस्था का क्या मतलब है। ठीक है, तो याद रखिए कि जब कोई नदी नई नई बनती है तो उसे बाल्यावस्था में माना जाता है, यंग स्टेज में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हिमालयी नदियाँ बाल्यावस्था में क्यों हैं? क्योंकि हिमालय पर्वत खुद ही नया है, यंग फोल्ड माउंटेन है, इसलिए यहाँ की नदियाँ भी अभी युवा मानी जाती हैं। ठीक है, याद रखिए बाल्यावस्था वाली नदियों की पहचान होती है कुछ कुछ, जैसे कि ये ऐसी नदियों में कुछ गुण होते हैं, जैसे कि पानी बहुत तेज गति से बहता है, गहरी भी आकार की घाटी बनाती हैं, रास्ता सीधा और तेज कटाव होता है, और इसमें कुछ जलप्रपात वाटरफॉल भी बन सकते हैं। ऐसे गुण होते हैं बाल्यावस्था वाली नदियों में। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी कथन सही है, बी कथन गलत है। तो पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा बी विकल्प। आई बात समझ में? ये भी याद रखिए कि अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की जो नदियां हैं ना, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, हिमालयी नदी और पठारी नदी। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बिहार का उत्तर पश्चिम क्षेत्र किस जोन में आता है? बताना है बिहार का उत्तर पश्चिम क्षेत्र किस जोन में आता है। जोन 1, जोन 2, जोन 3 का ए, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा जोन 1। याद रखिए बिहार का उत्तर पश्चिम क्षेत्र जोन 1 में आता है, जहां जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है तथा यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जोन 1 के बारे में क्या याद रखना है कि बिहार के ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उत्तर पश्चिम क्षेत्र को दर्शाता है, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है तथा यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखिए बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, तीसरा का ए और तीसरा का बी। ठीक है, आइए मैप पर समझ लेते हैं जल्दी से कि क्या ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा ना कि 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3, लेकिन जोन 3 को ना ए और बी में फिर विभाजित किया गया है उपवर्गों में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और फिर बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे जोन 1 है और कहाँ पे जोन 2 और जोन 3 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मधुबनी तक जाइए, यहाँ वाला जो लाइन हम खींच रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। मधुबनी, दरभंगा जाइए और फिर यहाँ पे बेगूसराय जाइए, यहाँ तक ये बेगूसराय। ये कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये कलर ले लेते हैं। ये लाइन देखिए जो खींच रहे हैं ना, ये चले जाइए कहाँ तक? बेगूसराय तक।
ठीक है, बेगूसराय तक। और यहाँ से आप निकल जाइए बाहर, ठीक है, पटना के ऊपर ये वाला भाग, सारण को इधर छोड़ दीजिए। तो ये जो दिख रहा है ना ऊपर वाला भाग, ये है जोन 1, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये जो आपका लखीसराय शेखपुरा है, ठीक है, लखीसराय और शेखपुरा है, इसको लेना है आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से आ जाइए, लखीसराय ये हो गया आपका, ठीक है, और ये है आपका शेखपुरा। देखिए ये वाला जो भाग दिख रहा है ग्रीन वाला, ये शेखपुरा है, ठीक है। और ये निकाल लीजिए इधर से जमुई को, जमुई इसमें रहेगा। तो इधर वाला जो भाग अब जो दिख रहा है ये वाला भाग, ये है जोन 3, लेकिन 3 में से क्या ए वाला, ये पार्ट, सॉरी बी पार्ट, ठीक है, जोन 3 का बी है ये, ठीक है। अब इधर से क्या क्या याद रखना है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं जो खगड़िया है, ठीक है, खगड़िया को लीजिए, और ये वाला मधेपुरा को लेते हुए आप आगे बढ़िएगा तो पूर्णिया, और ये जो आपका कटिहार है, ये वाला जो भाग, ये जो दिख रहा है पूरा भाग, ये वाला हो गया आपका जोन 2, ये हो गया जोन 2, ठीक है। और ये वाला पूरा भाग तुमने बता दिया कि ये कौन सी भाग हो गई, जोन 1। अब ये वाला जो भाग है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जोन 3 का ए, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बिहार को इस तरह 3 जोन में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, लेकिन जोन 3 को ए और बी में वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगर ये मैप पर अगर दिमाग में रखे हुए हैं तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं ना, कि अगर कोई जिला पूछ लिया जाए कि बिहार का ये जो जिला है, जैसे मान लेते हैं कि बांका जिला किस जोन में आता है, तो याद होगा अगर देखिए ये वाला पोर्शन कि हम यहाँ पे बांका है, तो आसानी से याद हो जाएगा ना कि ये जोन 3 के ए में आता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं, बस याद रखिए किस जोन में कौन आ रहा है, ठीक है, कौन कौन से एरिया में आता है। तो बस ये ना बॉर्डर याद रखिए ज़्यादातर, ठीक है। जैसे जोन 1 है तो आप पूछा जाए आपसे कि वेस्ट चंपारण या फिर ईस्ट चंपारण किस जोन में आता है, तो जोन 1 में आता है, सिंपल सा, ठीक है। अब वही देखिए पटना के बारे में बात करें तो पटना किस जोन में आता है, तो जोन 3 के बी में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैप पर एक बार अगर अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो आसानी से कई क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल आप देखते हैं। अगला सवाल है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वन अग्नि की सर्वाधिक घटना किस जिला में हुई। विकल्प में है नवादा, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका पश्चिमी चंपारण, क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 2023 में 1403 घटनाएं देखने को मिली, ठीक है। जबकि दूसरे नंबर पर रहा जमुई, जहाँ पे 354 घटनाएं देखने को मिली, और तीसरे नंबर पर है मुंगेर, जहाँ पे 233 घटनाएं देखने को मिली, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारत ने विदेशी सितवेश बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में स्थित है। म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। ध्यान रखिएगा भारत ने विदेशी सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है और ये किस देश में स्थित है, म्यांमार में स्थित है। अगर ये सवाल ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा कि ईरान के चाह बहार बंदरगाह के बाद यह भारत पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड का दूसरा विदेशी बंदरगाह होगा, ठीक है ना। ईरान के चाबहार बंदरगाह के बाद यह भारत पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का दूसरा विदेशी बंदरगाह होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं। सुरेंद्रनगर, सुंदरगढ़, सुंदरवन, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तो आसान सा सवाल है, सही जवाब हो जाएगा सुंदरवन, ठीक है। याद रखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। मैंग्रोव वन भारत में सुंदरवन क्षेत्र, गुजरात के कच्छ क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर में प्रमुख रूप से ये वन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। बताना है बिहार की कौन सी ऐसी नदी है जो कि मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। पुनपुन, कोसी, गंडक, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो याद रखिएगा कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं, बिहार की शोक का नदी, है ना। बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को ही कहते हैं, तो याद रखिएगा। और ये नदी नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। कहाँ से, नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई स्थान से निकलती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हैं कि ये कटिहार के काठगोला के समीप कुर्सेला में गंगा नदी में ये मिल जाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, कहीं से सवाल पूछा जा सकता है। और कोसी नदी की लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर, है ना। इसकी लंबाई याद रखिए 720 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, और ये भी याद रखिए यहाँ से कि कोसी नदी का जो पुराना नाम है ना, इसका नाम था कौशिकी नदी। कौशिकी नदी, कौशिकी नदी इसका पुराना नाम था, ये अभी नया नाम है कोसी नदी। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है, ये पूछा गया सवाल है ना। सेकेंडरी टीचर के एग्जाम में क्लास 9 to 10 के एग्जाम पूछा गया था, जो कि एग्जाम हुआ था 21/7/2024 को। ठीक है, उस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी केशिका जल से मिलता है। विकल्प नंबर सही होगा ए विकल्प। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है विषुवतीय। ठीक है, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। विषुवृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, 49 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा पहले तो याद रखिए कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर लगभग। ठीक है, 12,756 किलोमीटर लगभग है। जबकि ध्रुवीय व्यास आप देखेंगे तो लगभग है 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर, ये डेटा याद रखिएगा। तो दोनों का डिस्टेंस पूछा है कि कितना अधिक है, तो लेंथ अगर इसको अगर लेस कर दें तो कितना बचता है, लगभग ये 42 किलोमीटर बचता है। ठीक है, जो कि विकल्प नंबर कहाँ दिख रहा है, आप देखेंगे तो बी विकल्प में दिख रहा है, लगभग 43 किलोमीटर आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद में कुछ कुछ डेटा है, तो एग्जैक्ट डेटा के बारे में बात करें तो शायद ये 12,756.77 किलोमीटर है। ठीक है, तो लेस करेंगे तो लगभग वो 43 किलोमीटर आप अप्रोक्स मान के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें, अगला सवाल लें। अगला सवाल है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। 87 डिग्री पूर्व, 78.5 डिग्री पूर्व, या फिर 82.5 डिग्री पश्चिम। तो सिंपल सा है कि किस रेखांश में भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो ये अगर दी जाती मान लेते हैं कि अगर ये ग्लोब है तो यहाँ से सिंपल से देखें, भारत कहाँ पे है, भारत यहाँ पे है। ठीक है, तो किस कहाँ पे स्थित है ये देखिए पहले। तो ये है, इधर होगा आपका पश्चिम, इधर होगा आपका पूरब। तो पूरब साइड में स्थित है, तो पश्चिम तो होना है नहीं, होगा तो कहाँ पे होगा, पूरब में होगा, और 82.5 डिग्री पर स्थित है। तो बाकी विकल्प में 82.5 किसी में दिख नहीं रहा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ई यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है किसे जाता है, ये श्री सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, या फिर डॉक्टर वी कुरियन, जिसे वर्गीज कुरियन कहते हैं, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों की विकसित करने और उसके प्रयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ाने में उनके नेतृत्व और सफलता के लिए भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जबकि याद रखिएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग दुनिया में हरित क्रांति के जनक में जाने जाते हैं। ठीक है, अगर दुनिया में पूछा जाए दुनिया के हरित क्रांति के जनक कौन है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड, ये तो भारत के बात कर रहे थे, लेकिन पूरा दुनिया में पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, वहीं बात करें विकल्प नंबर ए के बारे में, श्री सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, तो याद रखिए ये चिपको आंदोलन से जुड़े पर्यावरणविद थे। ठीक है, वहीं बात करें वर्गीज कुरियन के बारे में, तो ये कौन थे, ये श्वेत क्रांति के जनक हैं।
ठीक है, दूध उत्पादन से इनका संबंधित था। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, किसको कहते हैं? केटू, कंचनजंगा, एवरेस्ट या फिर एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा केटू। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? केटू है। ठीक है, जिसे गॉडविन एस्टीन भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो 8,611 मीटर है। ठीक है, और ये काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी भी है, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखना है। याद रखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी केटू को कहते हैं, केटू को ही गॉडविन एस्टीन भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर। ठीक है, और ये काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी भी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भी याद रखिए कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, जो भारतीय भूभाग में स्थित है, और ये पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, किसका था? पेंजिया का, टेथिस का, गोंडवाना लैंड का, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका गोंडवाना लैंड। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः किसका भाग था? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ये तो आसान सवाल है, कई बार आप लोग इस तरह का सवाल आप लोग किए होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं? तो याद रख सकते हैं कि गोंडवाना में अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप सहित अरब के प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप सहित आज के दक्षिणी गोलार्ध के अधिकांश भूमि क्षेत्र गोंडवाना लैंड में ही शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहते हैं? सवाल है, बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 18 और ये था 19 नंबर। ठीक है, और ये था 20। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा दोनों 20 हो गया है, तो ये है 20 नंबर और ये था 19 नंबर। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हुए। चलिए, सवाल है कि बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहते हैं? जलाशय कहते हैं, समुद्र कहते हैं, तालाब कहते हैं, से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा समुद्र। याद रखिएगा, बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर 20 सही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या आप जानते हैं ये क्लास 10th का कटिंग है, क्लास 10th के ज्योग्राफी बुक का ये कटिंग किया हुआ लिया हुआ है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर। तो ये सब झील ही है, लेकिन बड़े आकार होने की वजह से हम लोग क्या कह देते हैं? समुद्र कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी याद रखिए, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है ना, लेकिन इसे क्या कहा जाता है? सागर कहा जाता है। ठीक है, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।